एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। बहुत सिंपल सा चैप्टर है और अभी हम लोग पहले कॉन्सेप्ट लेंगे अच्छे से। पूरा हो सकता है 1 घंटा लग जाए आपको खाली कॉन्सेप्ट लेने में, तो फिर उसके बाद में अब सवाल अगले दिन से शुरू होगा या आज दे देंगे, कुछ तो बता देंगे। पहले समझेंगे बढ़िया तरीके से सारी चीज़ को। यहाँ पे चैप्टर जो है आपका, ये है आपका क्वाड्रेटिक ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, 10 लेवल का सिखा रहे हैं, अभी 11-12 वाला नहीं जाएंगे, ठीक है ना। 10 लेवल तक का हम आप पकड़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है पहले ये समझते हैं। जैसे अभी तक आप लोग बचपन से पढ़ते आए हो कि 3x + 3 = 30, ऐसा एक इक्वेशन होता है। इस इक्वेशन में x का पावर 1 है, दिख रहा है ना। तो जिस इक्वेशन में x का पावर 1 होता है उसको हम लोग कहते हैं लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। इसमें x 2 बार आ सकता है, मतलब x 1 बार आया। हाँ, 3x + 3x तो जोड़ के 6x ना हो जाएगा पगली? पावर 1 है, हाँ पावर 1 रहेगा ना। नहीं, तुम कह रही हो 3x + 3x, तो जोड़ के तो 6x हो गया। पावर 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 तो एक ही है पगली। हाँ, तो यहाँ भी तो 1 रहेगा। हाँ, तो एक ही तो है, कहाँ हम 2 कर दिए हैं? लीनियर इक्वेशन होगा। हाँ, लीनियर इक्वेशन है। जिस इक्वेशन में वेरिएबल के ऊपर पावर 1 है, मैक्सिमम पावर 1 है, उसको डिग्री 1 बोलते हैं, 1 की डिग्री है, तो उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। और क्या, सिंपल है ना, इसमें कौन सा ज्ञान बहुत बड़ा छिपा है। आगे बढ़े। तो इसी तरह से एक इक्वेशन, जैसे मान लो हमने लिखा 3x² + 5x + 2 = 0। इसमें x का मैक्सिमम पावर कितना गया? 2। तो इसी को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात को समझना, धीरे धीरे खोलेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें, 3x + 3 = 30, तो 3x = 27 और x = 9। ये जो x की वैल्यू आती है इसको हम कहते हैं रूट। क्या बोलते हैं? यानी इसका जो सॉल्यूशन आता है वो रूट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये वाला जो वैल्यू है इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। मतलब इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में अगर ये वैल्यू पुट करेंगे तो एग्जैक्टली राइट हैंड के बराबर आ जाएगा। यानी ये इसको कहते हैं कि ये वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रही है, मतलब संतुष्ट कर रही है ना। और अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो लीनियर इक्वेशन में पावर कितना था? 1, तो नंबर ऑफ आंसर कितने होंगे? 1। ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें, 3x² + 5x + 2 = 0, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 3x² + 3x + 2x + 2 = ये तो आता होगा मिडिल टर्म फैक्टर। हाँ प्रभात, यहाँ से अगर हम 3x कॉमन ले तो क्या बचेगा? x + 1, और यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो x + 1 = 0। और इसको अगर हम यूं कर लें तो भाई x + 1 फिर से कॉमन हो गया और 3x + 2 = 0। 2 फैक्टर बन गए इसके। 2 चीज़ें मल्टीप्लाई होकर के 0 हो रही हैं। कभी भी अगर 2 चीज़ें मल्टीप्लाई होकर के 0 हो रही हैं, इसका क्या मतलब है? इन दोनों में से कोई ना कोई 0 होगा। तो अगर हमें पता ही नहीं कौन सा 0 है तो हम दोनों को लेके चलते हैं। अगर हम x + 1 को लेके चलें 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1। और x का वैल्यू यहाँ निकालना चाहें तो 3x + 2 = 0 लेंगे, इसको और ले रहे हैं तो 3x = -2 और x = -2/3। तो ये जो वैल्यू आए, एक -1 एक -2/3, ये x का वैल्यू है। ये इसमें नंबर ऑफ आंसर कितना आया? 2। यानी कि वो बैठाएंगे तब भी 0 आ जाएगा। हाँ चलो चेक कर लेते हैं ना। मान लो मेरे पास इक्वेशन है 3x² + 5x + 2। यहाँ पे x का वैल्यू -1 बिठाएंगे, तो -1 बिठाएंगे तो भी 0 आएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3 आएगा। यहाँ -5 आएगा, +2, 0 आ गया। लेकिन इसी इक्वेशन में 3x² + 5x + 2 में x की जगह पे -2/3 बिठाएंगे तो भी हमारा 0 आ जाएगा। -2/3 होल स्क्वायर + 5 -2/3 + 2 हुआ, तो 3 हो गया। माइनस का स्क्वायर + 4/9 -5 × 2/3 + 2, तो यहाँ कितना हो गया? 12/9 -10/3 + 2/1। ठीक है, एलसीएम ले लो। 9, यहाँ पे 12, यहाँ पे
नहीं यार 20 3 30 30 और यहाँ पे 18, तो 30 माइनस 30 0/9 यानी कि 0 आ गया ना। तो ये दोनों वैल्यूज को सेटिस्फाइड करता है। तो जो वैल्यू सेटिस्फाइड करते हैं उसको क्या कहते हैं? रूट्स। क्या कहते हैं? इसको अल्फा और बीटा बोलेंगे। हाँ, तो ये दो रूट के नाम ये लोग अल्फा और बीटा बोलते हैं। ये आगे की कहानी है, तुम बोली इसलिए हम बता दिए। समझ में आया पहले बात मेरा? अभी हम अल्फा बीटा कुछ जानते ही नहीं, खाली ये मान लेते हैं कि दो रूट आते हैं, उनके दो नाम होते हैं, एक को अल्फा एक को बीटा बोलते हैं। किसी को भी अल्फा बोल सकते हैं, किसी को भी बीटा बोलते हैं। हाँ, वो भी आएगा। तो अब बहुत तरीके हैं सॉल्व करने के, हम धीरे धीरे बताएंगे, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन ये बना कि अभी केवल हमने ये परिचय लिखा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर दो वेरिएबल रहेगा तो अलग अलग। माता जी हमको पहले पढ़ाने दो, फिर तुम्हारा डाउट लेंगे, ठीक है। पहले हमको पूरा थ्रो करने दो, है ना, तो फिर हम बताएंगे। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, इस फॉर्मेट में होता है। हमारा इक्वेशन हमेशा कैसा होगा? एनी इक्वेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, उसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आता है, इसको जनरल फॉर्म बोलते हैं। हमारा जनरल फॉर्मेट यही है। पहला जो टॉपिक आता है इसको हम लोग बोलते हैं कंडीशंस। क्या पढ़ेंगे? कुछ कंडीशंस पढ़ेंगे। इस कंडीशन का रिजल्ट क्या होगा ये जानेंगे। पहली बात ये कहते हैं कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर a की वैल्यू 0 हो जाए तो क्या होगा? बताओ। मतलब इस इक्वेशन में अगर a का वैल्यू 0 हो जाए तो क्या होगा? 0 तो bx प्लस हाँ, तो bx प्लस c बचेगा। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाएगा, ये क्या बन जाएगा? लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। तो इफ एनी इक्वेशन अगर a इज इक्वल टू 0 है तो हम कहेंगे कि अब वो क्वाड्रेटिक नहीं होगा, वो नो मोर क्वाड्रेटिक, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाएगा। इसीलिए जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन लिखते हैं तो वहाँ लिखते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हो, एंड उसके साथ एक और बात जोड़ते हैं कि a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। हैं? अभी बताएंगे सब। तो काहे तक घबराई हुई है आज? हम तो सारा बात पहले पढ़ा लें, फिर तुम्हारा डाउट कुछ बचेगा तो हमसे पूछना, ठीक है। पहले हमको पढ़ाने दो। अगर ax² प्लस bx प्लस c नहीं होता, वो उसके bx में अगर स्क्वायर रहता क्वाड्रेटिक फॉर्म ही होगा। कैसे? हमारा यही फॉर्मेट है ना इक्वेशन का। अब क्या कह रहे हो बताओ फिर से। bx में अगर bx में स्क्वायर रहता तो ये तो दोनों को जुड़ जाएगा। तब ax² कहीं पे लिखा है और bx² लिखा है, तो क्या इसको जोड़ नहीं पाएंगे हम? a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे। एक ही जगह x स्क्वायर आएगा ना, चार जगह क्यों आएगा? और यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे रहेगा। तो उसको आगे लिखेंगे, इसको पीछे लिख देंगे, उसमें क्या दिक्कत है? हमारा इक्वेशन तुम कह रही हो कि ऐसे लिखा है 3x प्लस 9x² प्लस 7। तो भाई इसको आगे लिखना, क्या दिक्कत है? सजाने में तुमको परेशानी हो रही है क्या? लो हो गया, क्या दिक्कत है? हैं? परेशान हो गए? परेशानी हो रही है? अभी तो हमने कुछ शुरू भी नहीं किया, अभी तो परेशान होना शुरू हो गए। हमको पहले पढ़ाने दो, ठीक है ना। कह रहे कोई भी इक्वेशन अगर ax² प्लस bx प्लस c फॉर्मेट में है तो एक और a 0 नहीं होना चाहिए। मतलब a मतलब कोई नंबर होता है, ये 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 0 होते ही 0 हो जाएगा तो बचेगा जो वो लीनियर बन जाएगा, वो क्वाड्रेटिक तो रह ही नहीं जाएगा। तो पहला कंडीशन डाला कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a 0 हो गया, इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह गया। दूसरा कंडीशन लिखते हैं कि अगर किसी इक्वेशन में b 0 हो गया तब क्या होगा। तो आइए b 0 देखते हैं क्या होता है। मान लो मेरे पास हमने एक इक्वेशन लिया 3x² प्लस 5x प्लस 2, क्या यही इक्वेशन लिया था अभी हमने? अब यहाँ b के जगह 5 है। अगर ये 0 होता तो क्या होता? 3x² प्लस 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाता। यानी इक्वेशन हमारे पास क्या बनता? 3x²। अच्छा चलो इसको माइनस लगा ले कुछ देर के लिए, हम समझाने के लिए खाली। 3x² माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाता। x² की वैल्यू क्या आती? 2/3 आती, और x इज इक्वल टू √2/3 आता। और जब हम इसको बाहर निकालते तो एक बार प्लस √2/3 और एक बार माइनस √2/3 होता ना। तो जब हमारा b 0 होता है तो हमारे जो दोनों रूट आते हैं वो एकदम बिल्कुल सेम आते हैं। अगर किसी इक्वेशन में b का वैल्यू 0 है, इसका मतलब उसके दोनों रूट क्या होंगे? बराबर आएंगे, लेकिन साइन में एक पॉजिटिव आएगा और एक और नेगेटिव स्क्वायर रूट में रहेंगे। है। नहीं, ऐसा नहीं है। अब ये मान लो ये 9 होता तब तो 9 भाई, यहाँ पे 9 होता तो
रूट निकल के तो 3 बन जाता ना, वैसा कोई नियम नहीं है कि रूट में ही रहेगा। बस ये बोला जा रहा है कि अगर किसी इक्वेशन में b 0 है तो देन तो हमारा रिजल्ट कैसा होगा, बोथ रूट्स आर इक्वल। दोनों रूट कैसे निकलेंगे, बोथ रूट्स आर इक्वल बट अपोजिट इन साइन। साइन कैसा होगा, अपोजिट इन साइन। बात समझ में आए, यानी एक पॉजिटिव होगा तो एक क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तीसरी बात कह रहे हैं कि इफ c इज इक्वल टू 0, इफ c इज इक्वल टू 0, अगर c 0 हो जाए, मान लो एक इक्वेशन ले लें 9x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 0 इक्वल टू 0, ये c के यहाँ 0 हो गया। तो यहाँ पे अगर इन दोनों में करेंगे तो 9x स्क्वायर प्लस 18x इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम 9x कॉमन ले लें तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दो फैक्टर हो गए। एक बार हम 9x को 0 पकड़ेंगे तो x का वैल्यू क्या होगा, 0/9 यानी कि 0, और दूसरा बार x प्लस 2 को अगर हम पकड़ेंगे तो x का वैल्यू -2, तो दो वैल्यू आई। इसमें क्या देखने को मिला, इसमें एक नई बात देखने को मिली। क्या देखा को मिला कि अगर किसी इक्वेशन में c 0 है तो एक रूट तो तुरंत 0 हो जाएगा। एक रूट कुछ भी आ सकता है, प्लस माइनस रूट माइट जो भी आना है, लेकिन एक रूट फिक्स हो जाएगा कि वो क्या हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये बात है ही नहीं। आप तुरंत यहाँ से कॉमन लेंगे तो कॉमन लेते एक वाला x यहाँ बचेगा, ये 0 कर देगा और बाकी वाला में जो आंसर निकलना होगा, तो क्या आंसर लिखेंगे, देन क्या लिखेंगे, वन रूट विल बी 0, विल बी 0। ठीक है, नंबर 4 कंडीशन डालें। नंबर 4 में कह रहा है कि इफ a इज इक्वल टू c, अगर a और c बराबर हो जाए तो क्या होगा, आओ देखें। अगर a और c बराबर हो जाए यानी 5x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 5 इक्वल टू 0, क्या a और c बराबर हैं। ऐसे सवाल अगर a और c बराबर है तो उसमें क्या दिखेगा, कंडीशन डालेंगे तो क्या रिजल्ट दिखेगा। इसको सॉल्व करें, 5x स्क्वायर प्लस 25x प्लस x प्लस 5 इक्वल टू 0, और इन दोनों में से 5x कॉमन ले लें, अगर क्या बचेगा, x प्लस 5, यहाँ से 1 कॉमन ले लें, क्या बचेगा। ठीक है, तो x प्लस 5 एक फैक्टर और 5x प्लस 1 एक फैक्टर है ना। बारी बारी से 0 पकड़ें, अगर हम x प्लस 5 को 0 पकड़ेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, और अगर हम 5x प्लस 1 को 0 पकड़ें तो 5x का वैल्यू कितना आएगा, और x का वैल्यू। इनमें और इनमें कोई रिलेशन दिख रहा है आपको, रेसिप्रोकल। तो अगर a और c बराबर हो जाते हैं देन क्या लिखेंगे, बोलो, रूट आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। और क्या देखने को मिला, हैविंग सेम साइन, और उनका साइन कैसा होगा, सेम साइन। ओके, पांचवा कंडीशन ये है कि इफ a प्लस सी इज इक्वल टू 0, या फिर इसी बात को ऐसा लिखे कि a इज इक्वल टू माइनस सी है। बात समझ में आ रहा है कि अभी इसी सवाल में कहते हैं कि मान लो इसी सवाल में 5x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो a और माइनस सी हो गया, a इज इक्वल टू माइनस सी बोलो या a प्लस सी बोल के 0 हो जाएगा। सो सॉल्व करें तो 5x स्क्वायर 5, ये देखो ये पूरा इक्वेशन है, इसमें a और c को क्या किया हमने बराबर, a और c में माइनस का डिफरेंस डाला ना, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 25 माइनस 25x माइनस x माइनस 5 इक्वल टू 0 बोलो। ठीक है, इसमें कॉमन लो क्या हो जाएगा, 5x, x प्लस 5, यहाँ 1 कॉमन ले रहे हैं, क्या बचेगा, x प्लस 5। तो मेरे पास x प्लस 5 एक नंबर और 5x माइनस 1 दो नंबर। इन दोनों का मल्टीप्लाई होकर के अगर 0 आ रहा है तो सिंगल सिंगल में 0 होंगे। x का वैल्यू क्या है, -5, और यहाँ पे x इज इक्वल टू 1/5। क्या रिलेशन दिख रहा है दोनों में, अपोजिट। हाँ बस, वेरी गुड, तुमको समझ में आया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बोथ रूट्स आर, देन रूट्स आर, बोलो क्या लिखेंगे, रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर।
each other having opposite sign, है ना। बोलो पहला बात समझ में आया पूरा। तो ये अभी हमने पहला कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में डाला है। इसमें कोई दिक्कत है तो पूछो, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। बड़ा नींद आ रहा है, पता नहीं क्यों, सुबह से पढ़ा रहे हैं। बोलो इतनी बार समझ में आई है? हाँ? पिलाओ भाई, ठंडा पिलाओ थोड़ा सा। ये एक बार बता रहे हैं, जब ए और सी बराबर होगा तब क्या कंडीशन आएगी, और ए और सी एक दूसरे के अपोजिट साइन में है तब क्या कंडीशन आएगी। ये 5-6 कंडीशन इन्होंने पढ़ाया है, और भी हैं लेकिन आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए हमने इतना रोका है, ठीक है ना। आगे बात चलें। क्वेश्चन मेरी बात समझो, एक दूसरा कॉन्सेप्ट अब समझना बढ़िया से। हमारे पास एक इक्वेशन है, अभी हमने लिया था 3x² + 5x + 2 = 0, और इसको हमने सॉल्व किया था, याद है आपको। तो हमने अल्फा पाया था -1 और बीटा पाया था -5/2 या -2/3, क्या पाया था ये पहले क्या था, -2/3, सॉरी -2/3 पाया था ना। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये अल्फा ये बीटा है। क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि अगर हम आपको अल्फा बीटा दे दें, अल्फा दे दें बीटा दे दें, तो क्या आप इक्वेशन बता देंगे क्या इक्वेशन रहा होगा। मतलब क्वेश्चन मेरा समझ गए आपको। ये कह रहे हैं किसी एक इक्वेशन में आपको अल्फा दे दिया, कितना है भाई -1, बीटा दे दिया -2/3, फाइंड इक्वेशन कर लोगे। बहुत सिंपल है, बताएं। अच्छा, ये जो अल्फा है और ये बीटा है, ये किसके वैल्यू है, एक्स की वैल्यूज है, यानी एक्स का वैल्यू -1 है और यहाँ एक्स का वैल्यू -2/3 है। बोलो हाँ। तो यानी ये क्या हो रहा है, x + 1 = 0 और ये 3x = -2 और 3x + 2 = 0। क्या ये दो फैक्टर्स हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो इक्वेशन नहीं बन जाएगा, x + 1 × 3x + 2 = 0 बन जाएगा कि नहीं। आओ मल्टीप्लाई करें, x से करोगे कितना आ जाएगा 3x², x में 2 में करोगे तो 2x + 3x + 2 = 0। फाइनल आ गया 3x², 3x 2x कितना हो गया 5x + 2 = 0। इक्वेशन बन गया कि नहीं। लेकिन ये घसीटा मेथड है। तो अभी हम एक तरीके से सीखेंगे कि इफ़ अल्फा एंड बीटा आपको पता हो, अल्फा कितना पता है -1 और बीटा आपको पता है -2/3। अब कह रहे हैं इक्वेशन बताओ। तो इक्वेशन का सिंपल, सीधा वाइट ना, उसको क्या खुजलाता रहता है। तो यहाँ पे इक्वेशन अगर हाँ तो बहुत दुष्ट है भाई, वो सीधे से बैठी उसको खोद रहा है। यहाँ पे होगा अल्फा + बीटा x + अल्फा बीटा = 0, यानी ये हमारा इक्वेशन है। अगर हमें दो रूट पता है तो उससे हम ये इक्वेशन निकाल सकते हैं। बात समझ में आया क्या बोल रहे हैं। अब जैसे इस सवाल में निकालना चाहें इक्वेशन, तो ये x² हो गया माइनस, इनको जोड़ो -1 -2/3 पूरे के साथ x + -1 × -2/3। इतना दूर समझ में आया कि नहीं बोलो। केवल x की जगह पे अल्फा और बीटा की जगह पे अल्फा बीटा की वैल्यू बिठा दी, और ये x²। हाँ अरे भाई इक्वेशन बनाना है तो इक्वेशन में तो x² चाहिए तुमको, x² नहीं बनेगा क्या, वो तो चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे अब बताइए -1 और इसका एलसीएम कितना होगा 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -3 -2 और x और माइनस माइनस जोड़ के प्लस हो गया 2/3। बोलो ठीक है। x² -5 आ रहा है /3 ऑफ x + 2/3 = 0। भाई साहब मल्टीप्लाई करो, x² माइनस प्लस 5x/3 + 2/3। कभी भी कोई चीज़ फ्रैक्शन में हो तो आप क्या करते हैं, सबका एलसीएम लेके सब में गुणा। 1 3 3 का एलसीएम कितना होगा 3, तो सब में इंटू करेंगे तो क्या होगा 3x²। यहाँ 3 से इंटू होगा तो क्या बचेगा 5x, और यहाँ 3 से इंटू बचेगा 2 = यहाँ पे लिख देंगे कि हमने गुणा किया मल्टीप्लाई बाई 3। इसको ऐड करने से भी तो आ जाएगा। कहाँ बचे, क्या करना, इसको ऐड करने से एलसीएम लेके। तो 3 बच जाएगा। एलसीएम लेके भी इंक्रीज अरे महाराज एलसीएम लेके हम एक लाइन बचा देते हैं, हम यही कर रहे हैं। अब क्रॉस करो ना, इस
ये हम डायरेक्ट कर दिए, ये लाइन तुम बढ़ाना चाह रही थी कि भैया एलसीएम लिया, अब लो करो। 3x स्क्वायर 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया। और क्या है, बोलो समझ में आया। तो यहाँ पे एक नई बात सीखिए कि अगर हमें अल्फा बीटा मालूम हो और वो हमसे कहें कि भाई अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है, ये बताइए, तो हम बहुत सिंपली इसको आराम से निकाल सकते हैं और इसका फॉर्मूला ये है, ठीक है ना। इन्होंने एक क्वेश्चन दिया, अगली टॉपिक ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनते चलो। अगली टॉपिक ये कह रहे हैं कि अगर मेरे पास एक इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है, और इसके दो रूट्स अल्फा और बीटा हैं, अल्फा और, कह रहा है इन दोनों रूट का जोड़ बता दो कितना होगा और इन दोनों का प्रोडक्ट बता दो कितना होगा। भैया इसको पहले सॉल्व करेंगे हम, और सॉल्व करके अल्फा निकलेगा बीटा निकलेगा, फिर दोनों को जोड़ के बता देंगे अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है, और फिर बता देंगे अल्फा माइनस बीटा कितना है। समझ पा रहे हो बात को। तो आइए चलिए इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या पाएंगे बच्चा, 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी कि 3x स्क्वायर, 3x कॉमन ले लें, क्या बचा x प्लस 1, और यहाँ से 2 कॉमन ले लें, x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या हो गया x प्लस 1 और यहाँ पे 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 हुआ। तो x का वैल्यू एक तो दिख रहा है -1 और x का वैल्यू क्या दिख रहा है -2/3। अब हमसे पूछ रहे हैं कि दोनों रूट का जोड़ कितना होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा कितना होगा। भाई साहब -1 और -2/3 कितना हो जाएगा, माइनस, यहाँ तो 3 हो गया, -3 -2 यानी कितना हो जाएगा -5/, बोलो ठीक है, समझ में आया। लेकिन ये कह रहे हैं विदाउट सॉल्विंग, आपको सॉल्व नहीं करना ये सब, आप डायरेक्ट बताइए। यहाँ अल्फा बीटा कितना होगा, -1 इंटू -2/3 है ना, यानी आंसर कितना हो गया 2/। इन्होंने पूछा है कि आपको सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्टली इक्वेशन देखिए और डायरेक्टली बताइए कि सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना होगा। बहुत सिंपल है। तो इसमें सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू, सम ऑफ द रूट्स में क्या होता है, -b/a, क्या फॉर्मूला है, -b/a। अब इस सवाल में जो तुम हमको बोल रहे सर आप करोड़पति हैं, सवाल में आप देखिए, बस अभी आप तो गाड़ी से आ जाए बहुत दौड़ भाग के, तो बताइए इस इक्वेशन में b कितना है, तो -5 लिख दें, और c कितना है, हाँ 3 है, तो क्या निकल गया -5/, क्या यही आया था -5/3। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू, क्या फॉर्मूला बताया, c/a। c का वैल्यू कितना है और a का वैल्यू यही है कि नहीं। तो यही सब चीज को बड़े बड़े तौर पे सिखाते हैं कि महीना लगा लेता है आप लोग। तो ये हमने सीखा कि सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट का क्या फॉर्मूला है, एक जगह लिख ले क्या, ये तो हमने एग्जांपल से समझाया। तो यहाँ पे एक लिख लेते हैं कि सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, सम ऑफ द रूट्स अच्छा क्या होगा बताओ, -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, दोनों गुणा करोगे तो कितना, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू c/a। और एक चीज बताया कि अगर अभी इक्वेशन बनाया होता है, इसको बोलते हैं रिक्वायर्ड इक्वेशन, कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x इंटू अल्फा बीटा इक्वल्स टू, नहीं बच्चा अभी आएगा, आप परेशान मत हो, तुम्हारे स्कूल में जो पढ़ाया गया या 9th में जो पढ़ी हो उसको लेके परेशान मत हो, भूल जाओ, हमेशा याद रखना, भूलना भूलो कोई बात, पीछे की चीजें भूल जाओ। एक्चुअली 6-7 तक बच्चे टीचर ना ऐसा पढ़ा देते हैं, घर के ट्यूशन में हो या घर के ट्यूशन में हो, कि भाई बच्चा एग्जाम पास कर ले बस उनका काम खत्म। लेकिन यहाँ पे तो आपको डिटेल में सीखना पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया, क्या चीज़ पढ़ा दिया हमने, ये पढ़ा दिया है ना। एक हमारे देश में बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए मैथ्स के, उनका नाम है श्रीनिवासन,
क्या नाम है, श्रीधर श्रीनिवासन तो हुए ही, श्रीधर आचार्य, उन्होंने कहा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने में बड़ी दिक्कत होती है, हम एक बार एक फॉर्मूला आपको दे दे रहे हैं, उस फॉर्मूला से आप धड़ाधड़ बना लेंगे। हमने क्या क्या फॉर्मूला है, वो कह रहे हैं आपका इक्वेशन बताओ। हमने कहा 3x² + 5x + 2 = 0, यही चल रहा है। वो कह रहे हैं आप इतना एलसीएम मत लो, इसका मिडिल टर्म फैक्टर करोगे, मिडिल टर्म फैक्टर करने के बाद में फिर आइदर और करोगे, तब आप कहीं आंसर पाओगे। वो कह रहे हैं हम आपको एक डायरेक्ट फार्मूला बता दे रहे हैं रूट्स का। किसका फार्मूला बता रहे हैं, यानी x की वैल्यू का। तो फार्मूला इन्होंने लिखा है -b ± √b² - 4ac / 2a। बोलो समझ में आया, नहीं समझ में आया, बोले हाँ। तो ये हमारे श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला है। मेरा नॉर्मली हम सॉल्व किए हैं तो x का वैल्यू -1 आया है, और एक x का वैल्यू माइनस कितना आया था, 3/2 आया था, 2/3 आया था। अगर यही आंसर मेरा इस फॉर्मूला से आ जाएगा, मतलब दोज आर राइट, ठीक चल रहे हैं। लेकिन अगर तो अब वो नींद आ रहा है, x के बदले में अगर यहाँ पे x की वैल्यू दी हुई है, सॉरी, और हमें श्रीधर आचार्य के फॉर्मूला से निकाला जाए। देखो हम लोग नॉर्मल निकाले तो ये वैल्यू आए, हमसे कह रहे हैं श्रीधर आचार्य से निकालो और देखो कि यही वैल्यू आती है कि गड़बड़ आती है। आइए बैठाते हैं। तो जब कभी होगा तो पहले हम इसको कंपेयर करेंगे, ए का क्या है, बी का क्या है और सी क्या है, क्योंकि फॉर्मूला में जगह जगह ए बी सी यूज लगा हुआ है। तो ए का वैल्यू कितना है 3, बी का वैल्यू कितना है 5 और सी का वैल्यू 2। आइए बैठाते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं। माइनस बी का वैल्यू कितना है बच्चा, 5 प्लस माइनस √5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 × 3 × 2 और डिवाइड बाई 2 × 2 2 × 3। तो ये -5 हो गया प्लस माइनस, और √25 हो गया, ये 4 × 12 × 24 हो गया, डिवाइड बाई 6 हुआ। तो -5 प्लस माइनस √26 में 25 1 आ गया, यानी 5 ± 1, ये आया आंसर आपका। ठीक है, हाँ अभी हम ला दे रहे हैं ना, ये हुआ ना। तो एक बार x की वैल्यू क्या होगी, -5 + 1/6, और एक बार x की वैल्यू होगी -5 - 1/6। तो यहाँ देखो -4/6 हो गया, यानी -2/3 हो गया, है ना। और यहाँ पे -6/6 यानी कि -1 हो गया। तो हमारे पास x की दो वैल्यू निकली कि नहीं, एक तो निकला है -2/3 और एक निकला है -1। एग्जाम में अगर आ जाए क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व करो तो हम कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे, इससे या मिडिल टर्म से, मिडिल टर्म से। जब तक ये श्रीधर आचार्य लिखेंगे नहीं तब तक आप श्रीधर आचार्य मत लगाना, क्योंकि श्रीधर आचार्य कुछ स्पेशल केसेस में सॉल्व होता है। मेरा प्रश्न ये है कि ये फॉर्मूला कैसे बन गया, ये हमको पता ही नहीं है। ये लिखेंगे हम रट्टा मार के लिख देंगे, ऐसा तो नहीं होने देंगे, इसका डेरिवेशन निकालेंगे। ठीक है ना, समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं, कि ये फॉर्मूला बना कैसे, कहाँ से क्या हुआ होगा, कैसे बना होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला को बनाते हैं, आओ देखते हैं कुछ क्या क्या होता है। हम जानते हैं कि मेरा ax² + bx + c = 0 है। हमें यहाँ से क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। यही तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सब कुछ a b c में रहेगा तो आंसर भी a b c में आ जाएगा। हमने इसको क्या किया, 4 से इंटू कर दिया। बच्चे किससे इंटू कर दिया हमने, 4a से मल्टीप्लाई किया। तो 4a से हमने लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई किया और राइट को भी 4a से मल्टीप्लाई कर दिया। भाई ये तो 0 ही हो जाएगा, इसको खुशी मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा, 4a² प्लस 4 = 0। अब देखो इसको अगर हम ऐसे करें, क्या इसको हम 2ax का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, +2 × 2ax × b लिख सकते हैं इसके जगह पे। तो भाई साहब ये a है ये b है, अगर हम एक तो b और जोड़ दें तो ये पूरा फॉर्मूला बन गया कि नहीं, बोलो हैं। लेकिन खुशी के मन में आ रहा है सर कैसे जोड़ दिया आपने अपने मन का, यहाँ तो b है ही नहीं, b², यही तो बोल रही हो। तो अब चलो भाई घटा देते हैं, कोई दिक्कत है तुमको, अगर हम एक बार जोड़ के एक बार घटा देते कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक फॉर्मूला हो गया किसका, 2ax + b का होल स्क्वायर, बोलो हो गया। और ये b² उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +b², ये 4ac उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -4ac।
तो अभी अब देखो आंसर आपका शेप लेने लग गया, ये वाला चीज आ गया, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो वहाँ रूट लगेगा, यानी 2a प्लस बी का इज इक्वल टू रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac हुआ। और रूट की वैल्यू जब भी निकलती है तो प्लस माइनस लेके आती है, ये पता है ना। तो भाई यानी 2ax का वैल्यू कितना हो गया, प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम अभी आंसर नहीं लिख पा रहे हैं क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं पता है, ए बी सी की वैल्यू पता होती तो निकाल के प्लस माइनस लगा दे। हाँ अभी आएगा ना, ये b उधर दिया तो माइनस b हो गया, और यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइड बाई 2a। यही तो आपका फॉर्मूला था। तो इस फॉर्मूला को आप अच्छे तरीके से निगल जाइए, घोट जाइए, जो करना है कर लीजिए, क्योंकि इस पे आपके सवाल पूछेंगे। जब हम मिडिल टर्म फैक्टर, जब हमारा फैक्टराइजेशन करने के लिए देगा, मान लो हमारे पास एक इक्वेशन दे दिया ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 समथिंग दिया है। अब हमसे कह रहे हैं इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालो। तो इसको सॉल्व करने के एक तो नियम आप जानते हैं, मिडिल टर्म फैक्टर, मिडिल टर्म जानते हो ना, ब्रेक करते हैं। दूसरा देखते हैं, इसको कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर मेथड। क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर मेथड। और तीसरा एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आचार्य फॉर्मूला, यानी फॉर्मूला से निकालो। समझ में आया, आप इसको जानते हैं, ये भी आप जान ही गए अभी, ये बात बती हुई है ना। ये क्या होता है, मान लीजिए कि मेरे पास एक इक्वेशन है, कितना इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 899 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये कह रहे सॉल्व करो। मेरे को दिमाग ही नहीं आ रहा 899 किससे कटेगा, किससे कटेगा प्रभात, किससे कटेगा बच्चा बताओ। हाँ किसी से नहीं, बहुत अच्छा, ये जवाब पता था हमको, किसी से, किससे नहीं कटेगा, फिर ठीक है। यहाँ पे अगर नहीं कटेगा तो इसका एक तरीका है, अगर मान लो परीक्षा में दिया तो कुछ ना कुछ तो कटना ही चाहिए था, नहीं कट रहा है फिर भी हम लोग ट्राई करते हैं। इसको परफेक्ट स्क्वायर मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, क्या ये x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या -2 इंटू एक्स इंटू 1 लिख सकते हैं, क्या हम 1 का होल स्क्वायर लगा सकते हैं, क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया है। और -899 एक का स्क्वायर हमने जोड़ा है, एक का स्क्वायर हमने घटा दिया है, ए स्क्वायर प्लस -2a प्लस बी स्क्वायर। यही तो कर रहे हैं, यहाँ भी तो वही किया, ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला ही तो बनाया तब तो रूट लगा। तो अब इसी चीज़ का हम परफेक्शन दिखा रहे हैं कि भाई यहाँ ये दिया हुआ था, हमने क्या किया, इसको एक फॉर्मूला बनाया 899 और यहाँ 1 अपने मन से जोड़ा था, यहाँ घटा दिया। बोलो खुशी, 899 हाँ ये देखो एक्स स्क्वायर की जगह ये है, ये 2x की जगह इतना है, ये 1 हमने अपने मन से जोड़ा था, ये घटा दिया तो बराबर हो गया, जितना हम जो जोड़ा उतना घटा दिया। और ये 899 है, ये तो देख चक्कर कहाँ है तुमको। तो यहाँ से लेके यहाँ तक फॉर्मूला हो गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर, बोलो हाँ। और ये 899 और 1 का स्क्वायर बन जाता है कितना, 900। तो 900 किसका स्क्वायर होता है, 30 का। तो अभी क्या करना है हमें, x माइनस 1 के साथ 30 को जोड़ लेना है और x माइनस 1 के साथ 30 को घटा देना है। कितना आया, x इज इक्वल टू 29 और x इज इक्वल टू x माइनस 31 इक्वल टू 0 हुआ। तो यहाँ x का वैल्यू क्या आया, -29 और यहाँ x का वैल्यू कितना आया, 31। तो x के दो वैल्यू आए, 2 और -2 और 31। क्या हुआ हमको आज, ठीक है ना, ये हो गया। तो इसी सवाल को हम परफेक्ट मेथड से बना दिए, किसी भी सवाल को बना सकते हैं, किसी भी सवाल को बना सकते हैं। अच्छा इसी सवाल को मिडिल टर्म से कर सकते हैं। मिडिल टर्म करते समय हमें फंसेगा भाई 8 9 9 कैसे तोड़ें, आइए देखते हैं, वो भी सीखते हैं, थोड़ा थोड़ा सीखेंगे, कुछ कुछ बातें। आ रही है हमें नींद, पता नहीं क्यों रात को नींद पूरा हुआ नहीं, तुम लोगों को पढ़ा के छोड़ेंगे फिर लंबा सोएंगे हम। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 899 0, हमें मिडिल टर्म फैक्टर करना है। अब 899 किससे टूटेगा पता नहीं चल रहा है, वैसे पीछे वाले से तो आंसर पता चल गया है, लेकिन अभी पता नहीं चल रहा। तो जब कोई नंबर आपको पता ना चले किससे कटेगा, तो इसके बाद का कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताओ, जो इसके बाद कोई परफेक्ट स्क्वायर। 900 भी हो सकता है, या फिर आप
10,000 भी बोल दो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है ना। तो ये बताइए 900 किसका स्क्वायर होता है? 30 का। 31 के पहले कौन कौन से प्राइम नंबर है? 29 है। 29 के अलावा और क्या है? पूछो, पीछे बढ़ो, धीरे धीरे पीछे की तरफ जाओ। 23 है, और क्या है? 19 है, ये है ना। तो जब कभी भी ऐसा फंस जाओ कि हम नहीं निकाल पा रहे हैं, तो उसके बाद का कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालो। वो किसका? उसके पहले जो जो प्राइम नंबर है उससे डिवाइड दो। अगर वो कंपोजिट नंबर होगा तो कट जाएगा, और अगर वो प्राइम नंबर होगा तो किसको तोड़ रहे थे हम? अपना मूल जगह से भटक जाती है। किसको डिवाइड देना है? तो फिर क्या है हमसे कुछ? आओ, अब 899 को पहले हम लोग 29 से डिवाइड देते हैं। 29 से डिवाइड देंगे तो 29, 3 और 1, ये 31 टाइम्स में जैसे भी आएगा कट जाएगा, ठीक है ना। तो 31 आ गया। अब हमारा ब्रेक हो सकता है, हो गया ना। एक्स स्क्वायर माइनस 31 से 29 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, और x माइनस 899 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 31x प्लस 29x माइनस 899 इक्वल्स टू 0। यहाँ से कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 31, और यहाँ से 29 कॉमन लेंगे तो x माइनस 31 इक्वल्स टू 0। ये क्या हो गया? x माइनस 31 और x प्लस 29 इक्वल्स टू 0। इसलिए आइदर x माइनस 31 को हम क्या मान लें? 31 मान लें, और x प्लस 24 को 29 को, तो ये तो फेल है माइनस में, और ये पास है। दूसरा मेथड भी समझ में आ गया, मिडिल टर्म फैक्टर मेथड। अब तीसरा श्रीधर आचार्य तो दिखाई दी एक तो। श्रीधर आचार्य में एक सॉल्व करके दिखाया ना, ए बी सी बिठा करके निकाल लेते बस। इसी सवाल को देखना होगा तो भी बना लेंगे। मान लो मेरे पास ए कितना है? 1 है। बी कितना है? -2। सी कितना है? -899। यही है फॉर्मूला। क्या है? x इक्वल टू माइनस बी है ना, प्लस माइनस रूट ओवर फॉर्मूला याद कर डालो, तो माइनस बी प्लस माइनस, अरे फिर वही चीज़ क्यों लिख रहे हैं? माइनस बी कितना है हमारा? -2, तो -2, हाँ आगे प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, मतलब -2 का स्क्वायर है ना, 4 इंटू ए का मतलब 1, सी का मतलब, और 2 ए का मतलब क्या बोल रहे हो सर? माइनस माइनस ये तो प्लस हो गया, और यहाँ क्या बच रहा है? 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 899 इंटू 4 कितना हो जाएगा? अच्छा 899 भी तो माइनस में है। 899 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 899 इंटू 4 ना, 4 9 36, 4 9 36, 3 39, 4 32, 3 35, 3596 प्लस 3500 और डिवाइड बाई, नहीं कैसे कट जाएगा? प्लस माइनस है, कैसे काट दोगे? इसको सॉल्व करो। 3596 और 4 कितना हो जाएगा? 3600, ठीक है, और डिवाइड बाई 2। अब हमें एक x की वैल्यू निकालनी है, तो 2 के साथ प्लस लगेगा 3600 क्योंकि हम बेच दिए हैं, और डिवाइड बाई कितना होना चाहिए? 2। कितना हो जाएगा? ये 60 हो जाएगा है। तो 2 प्लस 60 डिवाइड बाई 2 यानी कि 62/2 यानी कि 31, और दूसरा अगर वैल्यू ले लें x का, तो 2 माइनस रूट ओवर 3600 डिवाइड बाई 2, तो 2 माइनस 1800, 180 कितना आएगा? 60 आएगा ना, और डिवाइड बाई 2 तो कितना? -48 डिवाइड बाई 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 काट 24 आ। कैसे? अच्छा वो भाई साहब -58 डिवाइड बाई 2 दैट इज -20। तो ये देखो 31 और 29 आया, यहाँ भी 31 और 29 आया, और यहाँ भी 31 और 29 आया है ना।
तो सॉल्व करने का तरीका एक ही है। देखो हमने तीनों मेथड से सॉल्व किया है, तीनों मेथड में वही, यहाँ भी वही आया, यहाँ भी हमारा वही आया और यहाँ भी वही आया, है ना। अब आगे की चर्चा चलेगी, ठीक है। थोड़ा अब अगला टॉपिक जो हमारा है दैट इज नेचर ऑफ रूट्स, यानी सम्स में जब भी ये रूट जो अल्फा बीटा आ रहे हैं ना, इनके नेचर पूछेंगे। नेचर मतलब झगड़ालू हैं, लड़ाई पीट करते हैं, ऐसे बैठे बैठे खोते हैं, ये बताना है। दो बात बतानी है केवल नेचर में, हमें केवल दो बात बतानी है, केवल दो बात। कि पहले तो ये बताना है कि ये जो दोनों रूट हैं वो इक्वल हैं या अनइक्वल हैं, इक्वल और अनइक्वल। पहले तो ये बात बताना पड़ता है, ठीक है। और दूसरा बात बताना पड़ता है कि रियल हैं और इमेजिनरी हैं, इमेजिनरी हैं। ये दो बातें बतानी है। लेकिन हमारा जो रूट है ना, ये डिपेंड किस चीज़ के, इसका नेचर डिपेंड करता है एक वैल्यू पे। आओ उस वैल्यू को समझते हैं, पकड़ो जरा। हमने अभी पढ़ा है कि x की वैल्यू -b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a होता है। नींद बहुत तगड़ा आया हमको यहाँ पे, तो हम कुछ पता नहीं क्या लिखे, हमको पता नहीं है, बोलते गए लिखते गए, नींद इतना तेज से आ रहा था। सही है भाई साहब। चलो, तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला पार्ट दो, अगर हम दो रूट में अलग अलग फॉर्मेट में लिखें तो x का वैल्यू क्या होगा, -b प्लस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। और यहाँ पे लिखेंगे तो x का वैल्यू -b माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, है ना। मेरे बात बताओ ये बच्चा कि ये दोनों में सब कुछ तो सेम है, केवल ये वैल्यू जो है केवल ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू एक बार जुड़ रहा है और एक बार घट रहा है ना। जैसे इस सवाल में अगर आप तो देखो, मेरी बात को समझोगे, यहाँ इस रूट का वैल्यू कितना आया, 60 आया। एक बार जुड़ा तो एक अलग वैल्यू दे दिया और एक बार घटा तो एक अलग वैल्यू दे, बाकी चीज़ों तो सेम है, सेम है ना। तो ये जो चीज़ है इसको हम लोग अपनी बोलचाल भाषा में तो हम कहेंगे कि ये शैतान है, यानी यही मेरे दोनों रूट में अंतर बना रहा है। तो इसी चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो बी स्क्वायर हमारे फॉर्मूला में बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको ये लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। नहीं, रूट नहीं, खाली इतने की वैल्यू, इस वैल्यू को हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग बोलचाल भाषा में डी दिखा देंगे। तो अब ये डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा नेचर कैसा बनेगा, ठीक है ना। तो आइए नेचर पढ़ते हैं और उसके बाद हमारा ये टॉपिक, मतलब हमारा जितना आना है तुम्हारे 10 के लेवल पे उतना हो जाएगा। फिर उसके बाद में पैराबोलिक कर्व वगैरह सिखाना होगा तो दिखा देंगे। पहला बात कहता है कि अगर, ध्यान से सुनना, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 आ जाए, मतलब ये पूरा 0 हो गया, ना कुछ जुड़ेगा ना कुछ घटेगा, तो रिजल्ट क्या आएगा, बोथ रूट्स आर क्या हो जाएगा बताओ, रूट्स आर इक्वल, और कुछ ना कुछ तो वैल्यू देंगे ना, ऐसा कुछ वैल्यू देंगे, और इक्वल एंड रियल, वो रियल वैल्यू होगी। बात समझ में आया। अच्छा, दूसरी बात कह रहे हैं कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से बड़ा आ जाए, 0 से बड़ा आ जाए मतलब दैट इज, हाँ दैट इज पॉजिटिव वैल्यू, कुछ भी एक पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, तब क्या होगा, रूट जो होंगे, रूट्स आर अनइक्वल हो जाएंगे। क्यों अनइक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू कुछ निकलेगा, एक बार जुड़ेगा तो एक अलग वैल्यू देगा, एक बार घटेगा तो अलग वैल्यू, एंड रियल तो रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है ना। तीसरी बात ये लिखते हैं कि अगर किसी इक्वेशन में बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से छोटा आ जाए, दैट इज नेगेटिव हो जाए, तो ऐसे रूट में रूट तो अनइक्वल होंगे ही, एक नेगेटिव वैल्यू है उसका, जो भी रूट आएगा हमको नहीं पता क्या आएगा, लेकिन एक बार जुड़ेगा तो अलग, एक बार घटेगा तो अलग आएगा। रूट्स आर अनइक्वल होंगे, बट इमेजिनरी होंगे। अब ये कौन सा नया फंडा है, इमेजिनरी होंगे। इमेजिनरी मतलब काल्पनिक होंगे, कल्पना में कहीं होंगे। आइए इसका मतलब थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे एक चीज समझो, अगर हम कहीं पे लिखें एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। एक, अरे भाई दिख पा रहा है, देख लो बच्चे,
एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0, दिख रहा है। अगर हम इस एक्स स्क्वायर को -9 लिख दें, कोई दिक्कत? तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी बच्चा? रूट ओवर -9। बताओ कितना वैल्यू आएगा, बोलो, खुशी बोल बच्चा। -9 का रूट कैसे निकलेगा? नहीं निकलेगा। नहीं निकलेगा, क्योंकि अगर तुम बोलोगे -3, इसका मतलब अंदर आप मान रहे हैं कि -3 और -3 है, तब तो ये अंदर 9 होता, तब ये लिख सकते थे। और अगर अब आप कहेंगे 3 है, तो भाई तब भी अंदर पॉजिटिव होना चाहिए था। और अगर आप कहेंगे नहीं सर एक तो पॉजिटिव है एक तो नेगेटिव है, तो ऐसा होता ही नहीं कभी भी। रूट में तो दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, तभी बाहर निकलेगा। तो इस कंडीशन में मैथमेटिशियन लोग फंस गए कि भाई ये क्या किया जाए इसका। तो उन्होंने क्या किया, इसको चेंज कर दिया। क्या इसको हम यूं लिख सकते हैं? बोलिए, लिख सकते हैं। रूट -1 जो आता है, अच्छा इसका वैल्यू तो +-3 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इस वैल्यू को इन लोगों ने एक नाम दे दिया कि कहीं भी अगर आप -1 देख रहे हैं तो इसको हम, ये एक लेटर दिया, इसका नाम रखा है आयोटा। क्या रखा है? आप जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। 11 का फर्स्ट चैप्टर जब आपको टीचर पढ़ाएगा, लगभग सब टीचर वहीं से शुरू करते हैं, तो पढ़ाएंगे, जहाँ भी रहोगे पढ़ोगे। तो इसको कहते हैं आयोटा। इसको हम लोग कैसे दिखाते हैं? स्मॉल आई कैसा दिखाते हैं? ग्रीक लेटर है, आई नहीं है, ये ग्रीक का लेटर है, उसका नाम आयोटा है, ठीक है ना। जैसे हम ये चिन्ह बनाते हैं और लिखते हैं कि क्या है ये, ए बोलते हैं, ऐसे ही ये चिन्ह बना के इसका नाम पढ़ते हैं आयोटा। क्या पढ़ते हैं? अच्छा, तो भाई माइनस, अब इसका वैल्यू तो आई लगा सकते हैं, इसका वैल्यू कितना हो गया? आई हो गया, तो क्या इसकी वैल्यू 3i नहीं हो गई? तो याद रखना कि अभी हमने पिछले दिन बताया था कि नंबर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक रियल नंबर होते हैं और एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना। रियल नंबर होता है और क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल में तो आप जानते हो क्या क्या आ सकता है, डब्ल्यू होल नंबर सारा, नेचुरल नंबर सारा, इंटीजर सारा, डेसिमल सारा, फ्रैक्शन सारा, ये सब आता है। रूट वाले, इरेशनल, सारे इरेशनल इसी में आते हैं। तो कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो इस फॉर्मेट में होते हैं। क्या फॉर्मेट में होते हैं? a+ib। ये नंबर को, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं रियल पार्ट है, और ये वाले पार्ट को हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट है, जिसमें ऐसे लिखो, अभी बताए ना, मतलब मान लो 9 + 3i आ गया, हो गया ना ऐसे। तो इस नंबर को हम लोग क्या करेंगे, हम कभी ग्राफ पेपर पे दिखाई नहीं पाएंगे, नंबर लाइन पे दिखाई नहीं पाएंगे। बाकी सारे नंबर को, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, सबको दिखा सकते हैं, लेकिन इस नंबर को नहीं दिखाते। तो ये फॉर्मेट होता है। तो हमारा उद्देश्य केवल था आई को बता देना कि कहाँ लगेगा, क्या होता है। आई का मतलब आयोटा है। थोड़ा सा और बात बताएं, अगर आयोटा के बारे में आप समझो तो थोड़ा सा यहाँ समझ लो कि यहाँ पे लिख रहे हैं आई का वैल्यू कितना है, रूट ओवर माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा बच्चा, बताओ। आई का स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, बोलो? -1। कैसे बताया? -1 इंटू -1, तो इंटू होकर के क्या हो जाएगा, -1। अच्छा, आई क्यूब का वैल्यू बता खुशी, कितना होगा बच्चा? रूट अंडर देखो इन दोनों को, अब यहाँ 3 बार है, -1 इंटू -1 इंटू -1, ये दोनों को क्या हो गया, -1 हो गया, और ये आई ही है, तो क्या हम -i नहीं बोल सकते? आई क्यूब का वैल्यू कितना होता है, -i। अब उसी तरह i4 दे दे, इसका क्या मतलब होता है? i4 का मतलब हो गया -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, तो -1 इंटू -1 दैट इज 1। तो ये 4 तक ही होता है। अब 5 आ जाएगा भाई, 4 तक तो 1 बन जाएगा, 5वें में माइनस ये आ जाएगा, 6वां आ जाएगा तो वो आ जाएगा। समझ में आ गया बात? तो ये, अब ये मान लो कहीं कोई हमसे पूछ ले कि भाई आई के ऊपर में, यहाँ पे आई के ऊपर में 13 पावर है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? बहुत सिंपल है, 4 के सेट बनाओ, 12 तक तो 1 ही बन जाएगा, लास्ट बचा है तो -1 यही बचेगा, है ना, ऐसे। तो ये याद रखना थोड़ा सा, जब 10 11 में कोई टीचर पढ़ाएगा तो आपको अच्छा भी लगेगा कि हम जानते थे, नया चीज़ नहीं है, इसलिए थोड़ा सा बता दिया। एक चौथा कंडीशन है, चौथा नेचर होता है, लेकिन वो नेचर नहीं है, एक्चुअली में इन दोनों को जोड़ के बनाया गया। अगर हम रियल और इक्वल और अनइक्वल की बात को हटा दें, तो रियल का अगर खाली बोले कि क्या शर्त है, क्या कंडीशन में रियल रूट्स आते हैं, तो भाई इसमें भी रियल आता है, बोलो हाँ, इसमें भी रियल आता है और इसमें भी रियल आता है। इन दोनों को जोड़ दें तो हम ये कह दें कि b² - 4ac का वैल्यू या तो 0 होना चाहिए या तो 0 से बड़ा होना चाहिए, तभी वो क्या निकाल के देगा हमको,
रियल रूट बना के देगा। इक्वल और अनइक्वल की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि केवल रियल होगा कि नहीं होगा, खाली रियल की बात कर रहे हैं। इसलिए क्या किया हमने, दोनों कंडीशन को जोड़ दिया, इसलिए इसको लाल में डाल दिया। इसलिए लाल में डाल दिया क्योंकि इस बच्चे भटक जाते हैं, वो सोचते हैं कि क्या करें, हमने यहाँ भी रियल पढ़ा है, यहाँ भी रियल पढ़ा है। अब ये इक्वल और अनइक्वल की बात ही नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं केवल रियल रूट का क्या कंडीशन होगा। हमने कहा ये कंडीशन है, दोनों जोड़ लो, दोनों रियल के। मतलब कि हमने कहा कि बी स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर का वैल्यू जीरो हो भी हो सकता है, जीरो से बड़ा भी हो सकता है। जीरो भी होगा तो भी आपका रियल रूट मिल जाएगा, और जीरो से बड़ा होगा तो भी। इमेजिनरी रूट कब आता है, जब डी का वैल्यू माइनस में चला जाता है ना, बात समझ में। अब यही कल्पना करो कि यहाँ -3600 आया होता, हम तो कर ही नहीं पाते कुछ भी। ठीक है, तो ये आपका मोटा मोटा आज का रूल बताया सारा, है ना। सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बताया ना, तो सारा बात बता दिया। इसको आप एक जगह फॉर्मूला लिख लेंगे, ठीक है ना। हम लिख दें या तुम लोग लिख लोगे, कैसे कैसे लिखेंगे आपको बता दिया। पहले ये इक्वेशन लिखना, इसको बोलते हैं जनरल फॉर्म, ये हमारा जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्मेट। ये इक्वेशन है, इसके ऊपर ये कंडीशन डाले। कंडीशन के बाद में 2 नंबर में हम आपको बताए कि हमारे पास ये वाला पार्ट लिखना, मतलब फॉर्मूला हमने कहीं लिखा था इसका। अच्छा, तो ये दिखाया कि भाई ऐसे होता है। अब दोनों रूट का सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट कैसे निकालते हैं, फिर इक्वेशन सम ऑफ द रूट कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट कैसे निकालते हैं, और इक्वेशन कैसे बनता है, और रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, स्पेलिंग ठीक कर लेना अपना, ठीक है। इसके बाद हमने श्रीधर आचार्य बताया, इसको क्या बोलते हैं, श्रीधर आचार्य। श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला, इसी को हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं। कहीं अगर एग्जाम में लिखा रहे कि सॉल्व बाय फॉर्मूला, तो अब घबरा मत जाना, ये कौन सा फॉर्मूला बोल रहे हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लिख रहे हैं यही एक ही फॉर्मूला ही है, एक ही फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला को बनाया। एग्जाम में टीचर लोग कभी कभी केवल यही दे देते हैं, बोलते हैं सॉल्व फॉर एक्स। आपको घबराना नहीं है कि हम कैसे सॉल्व करें, डेरिवेशन दिखा देना है, ठीक है। डेरिवेशन बताई दिए, कुछ नहीं करना है, इसको परफेक्ट इसमें अगर बस इसको सॉल्व करने बोले तो फॉर्मूला नहीं, पूरा ये सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। वही फॉर्मूला का डेरिवेशन। हाँ बस वही बात हो गई ना कि भाई इस इक्वेशन को जनरलाइज आप डेरिवेशन दिखाओ, तो बोलेंगे सॉल्व फॉर एक्स, ऐसा लिख देंगे सॉल्व फॉर एक्स। जो बच्चे तुम्हारे क्लास के तेज बच्चे होंगे वो फटाफट सभी बताएंगे, सारे टीचर, स्कूल में टीचर ही बताएगा। फिर हमने कहा कि एक इक्वेशन अगर दिया हो तो उसको सॉल्व करने का 3 तरीका हमारे पास होता है। इसको सॉल्व करने के लिए बस फॉर्मूला से ही मतलब सॉल्व सॉल्व, करके ऐसा इक्वेशन देगा और बोलेगा सॉल्व फॉर एक्स। जैसे बाकी इक्वेशन दे रहे हैं, जैसे ये वाला इक्वेशन दिया तो घबराने लगती है तुरंत, भाई साहब कैसे लिख देगा, इसमें क्या लिखा रहता है सॉल्व फॉर एक्स, इसकी जगह ये देख के लिख देगा सॉल्व फॉर एक्स, तो आप ऐसे सॉल्व करोगे। बस उसी से होगा, और कहीं से नहीं। हाँ, और कैसे करोगे, वैल्यूज नहीं है तो कैसे मिडिल टर्म फैक्टर करें, बस ये इसी से होगा। मतलब परफेक्ट स्क्वायर मेथड बोल से फॉर्मूला बन जाएगा, इससे तो होना नहीं है क्योंकि वैल्यू नहीं है हमारे पास। तो अभी यहाँ पे जब इसको सॉल्व करना है तो यही लगाओगी और ये बन के रेडी हो जाएगा। हमने कहा इक्वेशन जो होता है उसको सॉल्व करने का 3 तरीका होता है। अब हमारे जरूरत जैसे पड़ेगी वैसे, अगर मिडिल टर्म ब्रेक हो जा रहा है तो हम इससे कर लेंगे, मिडिल टर्म ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं तो परफेक्ट स्क्वायर से बनाने की कोशिश करेंगे, इससे भी नहीं बन पा रहे हैं तो फॉर्मूला लगा लेंगे। कभी कभी सवाल में लिख ही देगा कि फॉर्मूला से बनाओ, और कभी कभी तुमको देख के ही लग जाएगा कि ऐसे सवाल केवल फॉर्मूला से ही बनते हैं। जिस सवालों में रूट की वैल्यू फ्रैक्शन में आए, अरे उसमें डेसिमल्स में आए, तो वो फॉर्मूला से ही बनेगा, नॉर्मल तो तोड़ नहीं पाएंगे हम, ब्रेक कर नहीं पाएंगे ना, तो इसलिए ध्यान रखेंगे। ये पढ़ाया, इसके बाद क्या पढ़ाया बच्चा, इसके बाद आपको ये चीज़ बताई कि कैसे तीनों तरीके से करके दिखाया। फिर इसके बाद में हमने श्रीधर आचार्य से उसको पक्का भी किया। फिर इसके बाद में रूट का नेचर बताया, दैट्स इट। यही आपके सिलेबस में है इतना दूर तक। इसके आगे कुछ होगा तो बताया जाएगा, मेरे ख्याल से तो नहीं है, लेकिन अगर होगा तो बताएंगे। किताब निकालो एक बार। अब कितना बजा, कितना बज रहा है, देखो ये रहा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। इंट्रोडक्शन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्मुलेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनता है, सॉल्यूशन फॉर द क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन मेथड, सॉल्यूशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला, श्रीधर आचार्य फार्मूला, नेचर ऑफ द रूट, सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग मतलब वर्ड प्रॉब्लम। बस इतना ही है, ज़्यादा नहीं है। तो इसको 2 से 3 दिन में हम लोग खत्म कर लें। क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हो, तो अभी चैप्टर ही नहीं पढ़ाया गया है, तो चैप्टर कहाँ पढ़ाया गया है?
तो इसमें एक्सरसाइज में आपका एक्सरसाइज 4.1 है। अब ये इक्वेशन दे रहे हैं, अब बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग, इधर देखो इधर कह रहे ये इक्वेशन दे रहे हैं, कह रहे बताओ इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये तब आप कर लेंगे भाई, इसको सॉल्व करना, सॉल्व करके फाइनली आप जहाँ पहुँचेंगे, अगर x के ऊपर मैक्सिमम पावर 2 आ रही है तो वो क्वाड्रेटिक है ना। तो सॉल्व क्या करना है, देख के बोलो। नहीं बच्चा, ये तो टेढ़ा मेढ़ा लिखा हुआ है, इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा। इसको अभी जब सॉल्व करोगी तो फाइनली कुछ बचेगा, 5 2 जा 10x², ये क्वाड्रेटिक बनेगा। सॉल्व करके एक इजी फॉर्मेट में ले आओगे। ये ना क्वाड्रेटिक। हाँ ये तो है, क्योंकि x के ऊपर स्क्वायर है और सब ठीक है। ये x नहीं है क्योंकि x पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। ये भी ऐसे सॉल्व करके देख लेना। ईच ऑफ द, यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं एक मिनट रुको। ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द गिवन वैल्यूज ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन और नॉट। कह रहे हैं हम एक इक्वेशन आपको दे रहे हैं और इसके दो वैल्यूज दे रहे हैं, आप बताइए ये जो आंसर है ये इसी के हैं या नहीं, चेक करेंगे। चेक करना है। पहले आप √3 से चेक कर लेना, √2 √3 से चेक कर लेना, है ना। तो पता चल जाएगा कि अगर दोनों में मतलब सॉल्यूशन आ गया सेम सेम, मतलब 0 आ गया दोनों कंडीशन में, तो कह देना कि हाँ इसी का सॉल्यूशन है। और नहीं आया तो बोल देना कि नहीं है। ऐसे चारों करने हैं, ठीक है ना। जो बना पाओगे ये तो बनाना, छोड़ना नहीं है। 6 सब बनाओगी तुम, हम नहीं बनाएंगे। सब तुम बनाओगी, नहीं बनेगा तो हम बताएंगे। ये इक्वेशन है, x के जगह पे 3 3 बिठाते जा, क्या दिक्कत है। लेफ्ट को पहले लो, x के जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 बिठाओ, राइट को लो जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 बिठाओ। अगर दोनों तरफ का सेम आंसर आ गया मतलब वैलिड है, नहीं है तो छोड़ देना। और सेम क्या आंसर है। भाई, सेटिस्फाइड करने का मतलब क्या होता है, लेफ्ट और राइट बराबर होना चाहिए ना। तो लेफ्ट में अगर 3 बैठाओगी, जो वैल्यू आया, मान लो 24 आया, तो राइट में भी 24 आना चाहिए ना, तभी तो वैलिड होगा। कह रही सेम आंसर आएगा, कैसे आता, तो क्या डिफरेंट आता है इक्वेशन में? बाएं पक्ष और दायां पक्ष अलग अलग होता है क्या? तो फिर कैसे आश्चर्यचकित हो रही है। इन द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन वैल्यूज इज अ सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन। अब देखो ये तरह का मिसिंग फिगर निकालने बोल रहे हैं। ये मिसिंग फिगर में क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज 1 आपको खत्म हो गया, कुछ है ही नहीं एक्सरसाइज 1 में। एक्सरसाइज 2 से शुरू करेंगे। देखो ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक इक्वेशन है, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन नंबर 3 का 3 दिखा रहे हैं। ये कह रहे हैं हमारे पास एक इक्वेशन है 7x² दिख रहा है, हाँ 7x² प्लस kx माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अच्छा बताओ एक इक्वेशन के कितने रूट होते हैं? 2, एक अल्फा एक बीटा होता है। ये कह रहे हैं एक रूट हम आपको बता दे रहे हैं 2/3। तो अगर 2/3 दिए मतलब ये x की वैल्यू दिया, यानी ये वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। कह रहे मिसिंग फिगर निकालो, तो सिंपल है, x की जगह पे 2/3 बिठा दो, बस और क्या करना है। 7 2/3 का होल स्क्वायर, हम तो जानते हैं ना इस इक्वेशन को, ये इसका अगर सोल्यूशन तो इसको सेटिस्फाइड करना ही है। और k इंटू 2/3 और -3 इक्वल्स टू 0। तो भाई साहब 7 इंटू 4/9 प्लस 2k/3 माइनस 3/1 इक्वल्स टू 0। क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेके सब में मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें करोगे तो कितना आएगा 28, इसमें करोगे तो 6k और इसमें करोगे तो 27 इक्वल्स टू 0। अब भाई 27 में से 28 ज़्यादा कितना बचता है, 1, यानी 6k इज इक्वल टू -1 और k इज इक्वल टू -1/6। ये k की जगह पे -1/6 आएगा। आंसर चेक करो कहाँ लिखा रहता है भाई आंसर, ठीक है ना। अच्छा ये आंसर है, तो ऐसे ही निकाल लेना है ना। तो इसमें भी x के, अब देखो ये सवाल में इधर देखो, ये इक्वेशन दिया है, कह रहा है एक x की वैल्यू मान अल्फा की वैल्यू a दे दिया, तो जहां जहां x लगाए वहां वहां a बैठा दोगे तो k निकल जाएगा कि नहीं। यहाँ पे √2 दिया, तो जहां जहां x लगाए वहां वहां √2 बैठा दोगे निकल जाएगा। यहाँ पे x का वैल्यू माइनस है, जहां जहां x है वहां माइनस है बैठा दोगे x, बाकी वैल्यू निकल जाएगी। बात समझ में आ गई। तो ये आपका सवाल है, ठीक है ना। तो भाई साहब ये आपका कंप्लीट हो गया। दूसरी बात ये समझिए कि अब ये कुछ सवाल देंगे हमें, है ना। 4.1 4.2 कहाँ गया आंसर्स, ये क्या, ये सवाल तो पता नहीं कहाँ से बीच में डाल दिया इन्होंने, लास्ट में करेंगे इसको। जितने वर्ड प्रॉब्लम है, जैसे ये देखो ये वर्ड प्रॉब्लम डाल रखा है इन्होंने, ये लास्ट में करेंगे। पहले हम बेसिक पूरा नेचर वेचर सब देख लें, तो लास्ट में करेंगे। आओ, तो यहाँ से आपको होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, ये आपका होमवर्क है पूरा, ये 30-31 क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है। हाँ बच्चा, यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसमें सवाल बनाएंगे और
पहले फॉर्मूला सारा एक जगह लिख लेना, और ये जो चैप्टर है इसको पूरा का पूरा आप सवाल बनाएंगे। सवाल बना करके जो जो बनेगा ठीक है, जो नहीं बनेगा मार्क। सिंपल सॉल्व करना है मिडिल टर्म फैक्टर मेथड से। कोई वो मत लगाना, परफेक्ट स्क्वायर नहीं लगाना, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, सीधा मिडिल टर्म फैक्टर वाली बुद्धि लगाओ और सॉल्व करते जाओ। नहीं बनेगा जो मार्क करके ले आओगे, अगले दिन आपको बताएंगे। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, फिर अगले दिन आगे बढ़ा जाएगा। ठीक है ना, थैंक यू।